भारत का शमसी मिशन आदित्य L1 कामयाबी की नई इबारत लिखने के लिए है तैयार। आज सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च। शमसी मिशन सूरज के गिर्द और इससे मुतालिक तमाम सरगर्मियों का करेगा मुतालिया। दिल्ली में G20 सरबराही इजलास की तैयारियां जोरों पर। दिल्ली पुलिस सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत आज कर रही है फुल ड्रेस रिहर्सल। कई ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगी नाफिज। राजस्थान में इख्तिदार की तब्दीली के लिए बीजेपी की तब्दीली यात्रा आज से होगी शुरू। पार्टी सदर JP नड्डा करेंगे यात्रा का आगाज। 18 दिनों में मुनक्किद किए जाएंगे 68 अवामी जलसे। भारत निजात थर्मन शान मोगारत्नम ने सिंगापुर के सदारती इंतखाबात में हासिल की कामयाबी। अपने हरीफ को दी वृतनाक शिकस्त। 70.4% वोटों के साथ दर्ज की फतेह। एशिया कप में आज मुकाबला भारत और पाकिस्तान के दरमियान। श्रीलंका के शहर कैंडी के इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबले की उम्मीद। भारत जीत के साथ करना चाहेगा अपनी मुहिम का आगाज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। भारत का पहला शम्स मिशन आदित्य L1 कामयाबी का नया बाब रकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सोलर मिशन आदित्य L1 को आज सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा खलाई मरकज से लॉन्च किया जाएगा। सूर्य खलाई मिशन आदित्य L1 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 7 पेलोड के साथ इस्तेमाल करेगा। खलाई जहाज सूरज कुराए अर्ज के निज़ाम के लिंगरेज पॉइंट L1 के गिर्द होलो ऑर्बिट में वाक़ होगा, जो ज़मीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर है। सैटेलाइट को लिंगरेज पॉइंट तक पहुंचने में तकरीबन 4 माह लगेंगे। L1 पॉइंट के करीब होलो मदार का फ़ायदा ये है कि यहाँ से ये सैटेलाइट बिला रुकावट सूरज की हरकत का मुशाहिदा कर सकते हैं। आदित्य L1 मिशन सूरज के माहौलियात और शमसी हवा का मुतालिया करेगी। सैटेलाइट की मदद से शमसी हरारत और दीगर सरगर्मियों, मौसम की बदलती शक्ल और दीगर निज़ाम शमसी का भी मुतालिया किया जा सकेगा। और दिल्ली में G20 सरबराह इजलास की तैयारियां अब आखिरी मराहिल में हैं। हतमी जायजा लेने के लिए VIP मेहमानों के काफिले की गाड़ियों के साथ आज और कल दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। इस दौरान दिल्ली में कई मकामात पर ट्रैफिक का रुख तब्दील किया जाएगा। 8 से 10 सितंबर के दरमियान VIP मूवमेंट के दौरान G20 सरबराह इजलास की तरह सिक्योरिटी और ट्रैफिक से मुताल्लिक इंतजाम भी किए जाएंगे। रिहर्सल की वजह से नई दिल्ली की कई बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को रोक दिया गया है। इसके अलावा DTC और क्लस्टर बसों के रास्तों को भी तब्दील किया जाएगा। जनूबी दिल्ली की कुछ सड़कों पर भी ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर होगा। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें लोगों पर जोर दिया जाएगा कि वो रिहर्सल के पेश नज़र जहमत से बचने के लिए मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इन रास्तों से गुरेज करें जिन पर रिहर्सल मुकर्ररा वक्त के दौरान होगी। रिहर्सल की बात की जाए तो इसके औकात सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक और उसके बाद शाम 7 बजे से 11 बजे तक रहेंगे। G20 सरबराह इजलास के बारे में लोगों में बहुत सी गलतफहमियां हैं। ताहम पुलिस और इंतजामिया आवाम की सहूलियात का मुसलसल ख्याल रखते हुए उसने कहा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के सवालात के जवाब देने के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है।
एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली में G20 चोटी कॉन्फ्रेंस 9 और 10 सितंबर को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में होगी। सरबराह इजलास के दौरान वफ्द राजघाट, NGMA, जयपुर हाउस और IARI और पूसा का भी दौरा करेगा। नई दिल्ली और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में 7 से 11 सितंबर तक ट्रैफिक के कुछ ज़वाबित में तब्दीली हो सकती है। तमाम मेडिकल दुकानें और ग्रोसरी की दुकानें, दूध के बूथ, सब्जी और फल की दुकानें पूरी दिल्ली में खुली रहेंगी। सरकारी मुलाजमीन, मीडिया एहलकार, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स को कंटेनमेंट जोन में अपनी निजी गाड़ियों के साथ सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। और साथ ही नई दिल्ली में होटलों, अस्पतालों और दीगर अहम इदारों के लिए हाउस कीपिंग, कैटरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह से मुताल्लिक गाड़ियों को तस्दीक के बाद जाने की इजाज़त होगी। ट्रैफिक अपडेट्स के बारे में मजीद मालूमात के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट या दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर राब्ता किया जा सकता है। बहुत से लोगों में ये गलतफहमियां हैं कि क्या इस अरसे के दौरान दिल्ली में लॉकडाउन जैसी सूरत हाल होगी। काबिल जिक्र है कि दिल्ली में G20 सरबराह इजलास के दौरान लॉकडाउन जैसी सूरत हाल नहीं होगी। वहीं दूसरी जानिब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मेट्रो खदमात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की अपील की गई है। इसके अलावा खास तौर पर 9 और 10 सितंबर को कुछ पाबंदियां होंगी, जिनके तहत 9 तारीख की शाम 5 बजे से 10 तारीख के दरमियानी रात 12 बजे तक किसी भी ऑटो या फिर टैक्सी को नई दिल्ली में जाने की इजाजत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर नजर डालते हैं। राजस्थान में इख्तिदार की तब्दीली के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आज से शुरू होगी। पहली परिवर्तन यात्रा को बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो चंद किलोमीटर तक रथ पर सवार होकर भी यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के आगाज से पहले नड्डा त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पूजा करेंगे। त्रिनेत्र यात्रा का पूजा के साथ आगाज होगा। परिवर्तन यात्रा मुख्तलिफ तारीखों में 4 समतों से शुरू होगी। ये परिवर्तन यात्रा 1854 किलोमीटर का फासला तय करेगी और तकरीबन 18 दिन इसमें लगेंगे। इसके अलावा परिवर्तन यात्रा 47 असेंबली हलकों से होकर गुजरेगी। इन पूरे 18 दिनों में 68 अवामी जलसों का इनाकाद किया जाएगा। यात्रा 19 सितंबर को जयपुर पहुंचेगी, जहां बड़े जलसे का एहतमाम किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह आज रायपुर के साइंस कॉलेज में दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अवाम की जानिब से एतराज़ात पेश करेंगे। तकरीबन 1 माह कबल एतराज़ात के लिए तश्कील दी गई कमेटी ने शाह को इल्ज़ामात का पुलिंदा सौंपा था। ऐसा समझा जा रहा है कि एतराज़ात में मुबैना शराब घपला, कोयला घपला, CGP AC घपला और गोठान घपला, ED एक्शन, सट्टेबाजी की कार्रवाई, महादेव ऐप, नज़्म नस्क, धान पर सियासत का मामला और रिजर्वेशन वगैरह शामिल होंगे, जिसकी मदद से बीजेपी भूपेश बघेल को घेरने की हिकमत अमली तैयार करेगी। मरकजी वजीर दाखिला इन एतराज़ात के बाद मैसू मंदिर ज़िले के खरमेल और साथ में अर्जंडा और सरापल्ली के लिए रवाना होंगे। यहाँ के कबाइल की जानिब से अमित शाह के इस्तकबाल का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के जरिए कबाइली वोटरों की मदद के लिए तैयारियां की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गहलोत हुकूमत को निशाना बनाया है। दर हकीकत प्रतापगढ़ जिले में पिहर और ससुराल के दरमियान खानदानी झगड़े में ससुराल वालों की तरफ से एक खातून को बरहना किए जाने का वीडियो सामने आया है। जुमे को जब उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस और इंतजामिया हरकत में आ गई। बीजेपी ने गहलोत हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा किया है। असेंबली में अपोजिशन के डिप्टी लीडर सतीश पुनिया ने इस वाक़े को दिल दहला देने वाला बताया है। घटना हृदय विदारक है, विभत्स घटना है और सभ्य समाज के लिए तो एक तरीके से शर्मनाक है ही। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की खासतौर पर जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है और विशेषकर महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न की और अपराधों की घटनाएं हुई हैं, उस श्रृंखला में एक इस तरीके की दरिंदगी की घटना जुड़ गई कि जिसकी निंदा की जाए उतनी कम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो कहा वो अब पुष्ट होता दिख रहा है कि जिस तरीके से महिलाओं के अपराधों के प्रति 6000 के लगभग इस तरीके की सालाना घटना होती है,
सरकार कुछ भी कहेगी, लेकिन मैं उस बात पर कायम हूं कि जिस तरीके से बार बार राजस्थान की पुलिस व्यवस्था, राजस्थान की कानून व्यवस्था के बारे में मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, उन पर जो सवाल खड़े होते हैं, उनकी जो नाकामी जाहिर होती है, क्योंकि अपराध चाहे घर के भीतर हो या घर के बाहर घटित होता हो, उसके बारे में सरकार जिम्मेवारी से नहीं बच सकती और समाज को कहें, लेकिन सरकार का इकबाल जब खत्म होता है तब अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। रियासती हुकूमत ने प्रतापगढ़ वाक़े को बहुत संजीदगी से लिया है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत दी है। मुतासिरा और मुलजिम दोनों का ताल्लुक कबायली बिरादरी से है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसपी अमित कुमार ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस की 6 टीमें तश्कील दी गई हैं और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सभी आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और उनको पकड़ने की कार्रवाई जारी है। बहुत सारी टीमें इसमें लगी हुई हैं। पुलिस अधीक्षक स्वयं इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। पकड़ा धकड़ी किए जाने की पूर्ण संभावना है। इसमें हम लोग शीघ्र ही कामयाब होंगे। आरोपियों को पकड़ा जाएगा और फिर उनको जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको लाया जाएगा और हम इनको सजा दिलाने का काम करेंगे। मुंबई में होने वाले अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग ने जवाब देने के बजाय कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इजलास में कन्वीनर के नाम का फैसला नहीं हो सका और न ही सीटों की तकसीम के हवाले से कोई ठोस फार्मूला तय हो सका है। अपोजिशन ने नशिस्तों की तकसीम पर बहस जारी रखने को बड़ी कामयाबी करार दिया है। 9 दिन चले 2.5 कोस, ये बात अगर अपोजिशन INDA के लिए कही जाए तो गलत नहीं होगी। 3 महीने में तीसरी बैठक मुंबई में मुनक्किद हुई, लेकिन अभी भी बड़े सवालों का जवाब मिलना बाकी है कि इसका कन्वीनर कौन होगा या फिर इत्तेफाक राय से मुंतखब लीडर कौन होगा। यह ज्यादा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा। इसका जवाब 28 पार्टीज के 60 से ज्यादा वजीर 2 दिन में तय नहीं कर पाए। 2 दिन तक चली बैठक में बड़ी माथापच्ची के बाद भी कन्वीनर तय न कर पाने की सूरत हाल में फिलहाल 5 कमेटियां बनाई गई हैं जो मीडिया से सीट बंटवारे पर बात करेंगी। इन कमेटियों में एनसीपी के शरद पवार, जनता समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान तक के नाम शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी ने फिर कहा है कि पास नहीं नीति, न नियत और न ही नेता। जो नीतीश साहब के पटना में पहला मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में एक एजेंडा तय करने की बात हो गई और उसके बाद में बेंगलुरु का हुआ। अब यहाँ पर मुंबई में आज सभी लोग मिलके अपनी बात को रखे। Most of their members don't know what INDA stands for. They are embarrassed about their original name UPA because of the years of damage they have done to the country and its people through their corruption, through their dynasty and through their appeasement politics. They are ashamed of their name and they want to change their name. इतना जरूर है कि इत्तेहाद की सभी पार्टीज को मोदी सरकार को कोसने के लिए एक प्लेटफॉर्म जरूर मुहैया हुआ है। 2019 के इंतखाबात में राफेल पर मुद्दा उठाने और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने के लिए मजबूर होने वाले राहुल गांधी ने इस बार फिर करप्शन का मुद्दा उठाने की कोशिश की है, लेकिन एक बार फिर बैरूनी अखबारों का हवाला देने की हवाई बातों के अलावा उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। साथ ही कांग्रेस के साथ साथ कई जमातें करप्शन पर बेनकाब हो चुकी हैं और आज यही जमातें करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बात कर रही हैं। उनके अलायंस में न नीति है, न नीयत है, न कार्यक्रम है, न भारत के विकल्प और भविष्य की रूपरेखा। यह इस देश की जनता को तय करना है। क्या वो ऐसी पार्टी और ऐसे नेता को चुनेगी जो भारत के विकास, गरीबों के विकास और भारत की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हो, कमिटेड हो, या ऐसे अलायंस को चुनेगी जहां हर चीज के दाम लगते हैं।
ताहम इत्तेहाद की तमाम कस्में खाने के बावजूद ममता बनर्जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल न होना कई सवाल खड़े कर गया। ये बात भी गौर करने वाली है कि 5 से 4 जमातों में ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का नाम नहीं दिया। ये सच है कि इत्तेहाद में शामिल पार्टीज के अपने एजेंडे हैं, अलग अलग रियासतों में अपनी अलग अलग सियासी मजबूरियां हैं और ऐसे में सियासी हलकों में सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है कि इस इत्तेहाद का बंधन कितना मजबूत रह सकता है। मुंबई से शिशिर सेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जेट एयरवेज के बानी नरेश गोयल को गिरफ्तार किया है। उन्हें बैंक घोटाले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। नरेश गोयल से जुमे को ईडी ने मुंबई में पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एतलात के मुताबिक 538 करोड़ रुपए की कैनरा बैंक धोखाधड़ी में नरेश गोयल को गिरफ्तार किया गया है। और गैर मुल्की खबरों में सिंगापुर को एक बार फिर भारत निजात सदर मिला है। भारत निजात साबिक वजीर थरमनशान मुगारत्नम ने सिंगापुर के सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है। थरमनशान मुगारत्नम सिंगापुर के नवे सदर बनेंगे। उन्होंने इंतखाबात में 70.4% वोट हासिल करके बड़ी कामयाबी दर्ज की। उनके हरीफ सिंगापुर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के साबिक चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एनजी कोगसोंग को 15.72% और सरकारी इंश्योरेंस ग्रुप NTUC इनकम के साबिक सरबराह टान केन लियान को 13.88% मिले। सिंगापुर में 2011 के बाद मुनक्किद होने वाले पहले सदारती इंतखाबात के लिए जुमे को वोटिंग खत्म होने के बाद नताइज का ऐलान किया गया है। थरमनशान मुगारत्नम मौजूदा सदर हलीमा याकूब की जगह लेंगे। हलीमा के वालिद भारतीय निजात थे और वालिदा मलाई निजात थीं। चीन के नाम निहाद नक्शे के बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद मुखालफत की जा रही है। भारत इस नाम निहाद नक्शे को पहले ही मुस्तरद कर चुका है। इसके साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, वियतनाम और ताइवान ने भी इसकी मुखालफत की है। वियतनाम की वजारत खारजा ने चीन के दावों पर मबनी किसी भी नक्शे को मुस्तरद कर दिया है। वियतनाम ने चीन के इस इक़दाम को अपने खुद मुख्तारी का हवाला देते हुए मुस्तरद कर दिया है। ख्याल रहे कि कई दीगर ममालिक ने भी इस मामले में सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए चीन के इस इक़दाम के खिलाफ एहतिजाज दर्ज कराया है। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, एक मुल्क एक इलेक्शन। साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सरबराही में ये कमेटी तश्कील दी गई है। और आइए इसी अखबार की अगली सुर्खी पर भी नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड से है ये। उत्तराखंड में इसी साल नाफिज होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आपको यहाँ बताते चलें कि उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने ये ऐलान किया है। और आइए अब नज़र डालते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी नाज़रीन हमने इसी अखबार से ली है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से ही मुल्क की तरक्की हो सकती है। और गुरुघासी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन तकरीब से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब था, जिसमें उन्होंने ख़वातीन की जो कारकर्दगियाँ हैं उसको सराहा है और कहा है कि जैसे जैसे ख़वातीन बाइख्तियार होंगी और आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे मुल्क तरक्की करेगा। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ये सुर्खी है, मेरी माटी मेरा देश, मुल्क को अजीम बनाने के अमल में शामिल होने का एक मौका मिला। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये बयान है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर भी आइए नज़र डालते हैं। अगली सुर्खी है, इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक तरक्की के लिए समुद्री ताकत बेहद ज़रूरी है। और आपको बता दें कि नायब सदर जगदीप धनखड़ ने जुमे को इक़्तिसादी तरक्की और आलमी तसल्लुत के लिए कौम के समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ास तौर पर बहरे हिंद के जो अमला है, जो ख़ित्ता है, उसे मौजूदा जोग्राफियाई, सियासी और सलामती की सूरत हाल में इजाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ संभालने के लिए ये बात कही है।
और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर भी नज़र डाल लेते हैं। रूस में आज से इस्लामिक बैंकिंग का आगाज़ हो गया है और इसीलिए बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो मुस्लिम बरादरी है उनमें बेहद खुशी का और जोश का जो एक वलवला है वो दिखाई दे रहा है। और हमारा समाज की सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। चीन में तेज़ हवाओं वाला तूफान साउला बड़े शहरों की तरफ बढ़ने लगा है, ऐसा खबरों में बताया जा रहा है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी देख लेते हैं जो G20 से मुताल्लिक़ है। G20 सरबराह इजलास की तैयारियां ज़ोरों पर हैं और हाईटेक इंतजामात किए जा रहे हैं और साथ ही दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी के तई चाकू चौबंद नज़र आ रही है। कंट्रोल रूम से रखी जाएगी गहरी नज़र और नई दिल्ली का जो इलाका है उस पर ख़ास नज़र रखने के लिए जदीद कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। तो G20 के ताल्लुक़ से ये कुछ तैयारियां की जा रही हैं दिल्ली में। फ़िलहाल आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब और कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। एशिया कप 2023 में आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें इस मैच के लिए तैयार नजर आ रही हैं। एशिया कप के कैंडी में खेले जाने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमों के दरमियान हाई वोल्टेज मुकाबले की उम्मीद है। भारत का मकसद जीत के साथ मुकाबला शुरू करना होगा। दूसरी तरफ अपने पहले मैच में नेपाल को शिकस्त देने वाली पाकिस्तानी टीम भी अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने की कोशिश करेगी। आइए जानते हैं आज के इस मैच की तफसील। एशिया कप की शुरुआत के साथ ही सभी खेल शायकीन को जिस मुकाबले का इंतजार था वो आज कैंडी के पलीकिले इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाला है। इन दो पड़ोसी ममालिक के दरमियान जब भी मुकाबला होता है तो खेल का रोमांस अपने उरूज पर होता है। क्रिकेट फैंस को इन दिनों दोनों मुल्कों के बीच होने वाले मुकाबले का बेसब्री से इंतजार रहता है। एशिया कप के इस मुकाबले के साथ ही भारतीय टीम अपनी मुहिम की शुरुआत करने जा रही है। टूर्नामेंट की कामयाब तरीन टीम भारत का इरादा जीत के साथ अपनी मुहिम की शुरुआत करने का होगा। टीम इंडिया ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत हासिल की थी। अक्टूबर में होने वाले आलमी कप से पहले टीम इंडिया अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल देने के इरादे से पूरी ताकत से इस मुकाबले में उतरेगी। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल भारतीय इनिंग्स की शुरुआत करते नजर आएंगे। इन दोनों से टीम को अच्छी शुरुआत की जरूरत होगी। वहीं नंबर 3 पर विराट कोहली नजर आएंगे। कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ गुज़िश्ता मुकाबले में T20 आलमी कप के दौरान टीम को जीत दिलाई थी। पाकिस्तान के खिलाड़ी अब तक कोहली की वो इनिंग्स भुला नहीं पाए हैं। चोट से वापसी करने वाले श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। उनकी कोशिश बड़ा स्कोर बनाकर मैदान पर जोरदार वापसी करने की होगी। वहीं विकेटकीपर के तौर पर ईशान किशन को मौका मिल सकता है। ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या और जडेजा नजर आएंगे। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह की वापसी के बाद से तेज गेंदबाजी काफी मजबूत नजर आ रही है। बुमराह का साथ देने के लिए टीम में शामी और मोहम्मद सिराज को शामिल किया जा सकता है। स्पिन के शोबे की जिम्मेदारी कुलदीप यादव के कंधों पर होगी। दूसरी तरफ बात अगर पाकिस्तान की करें तो टीम ने पहले मुकाबले में नेपाल को हराकर शानदार शुरुआत की है। कप्तान बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान की टीम खेल के हर शोबे में अच्छी लय में नजर आ रही है। नेपाल के खिलाफ बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद ने सेंचुरी बनाई थी। भारत के खिलाफ भी वो अपनी मौजूदा फॉर्म बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने भी पहले मैच में अच्छा स्कोर किया था। हालांकि सलामी बल्लेबाज इमामुल हक और फखरे जमा भी भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। गेंदबाजी में हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह की तिकड़ी टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बात अगर दोनों टीमों के दरमियान अब तक हुए मुकाबलों की करें तो दोनों टीमों के दरमियान कुल 132 वनडे खेले गए हैं। इनमें से पाकिस्तान ने 73 में जीत दर्ज की है, वहीं भारत ने 53 मैच जीते हैं। हालांकि पिछले कुछ वक्त में ये इक्वेशन काफी बदल चुका है। दोनों टीमों के दरमियान खेले गए गुज़िश्ता 3 वनडे में भारत ने पाकिस्तान पर आसान जीत दर्ज की है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता वनडे 2019 के आलमी कप में इंग्लैंड में खेला गया था, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की थी। एशिया कप में दोनों टीमों के मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीम एशिया कप में वनडे फॉर्मेट में 13 बार आमने सामने हुई हैं। इनमें से 7 मैच भारत ने जीते हैं, वहीं पाकिस्तान ने 5 में दर्ज की है। एक मैच रद्द हो गया था। कैंडी की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है क्योंकि गेंद अच्छी तरह से बैट पर आती है। वनडे फॉर्मेट में चेस करने वाली टीम को ज्यादा फायदा मिला है। जैसे जैसे खेल आगे की तरफ बढ़ता है पिच स्पिनरों के लिए मददगार हो जाती है। वैसे भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के दौरान बारिश का भी अंदेशा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। और भारत के रोहन बोपन्ना ने यूएस ओपन के मर्दों के डबल्स में तीसरे राउंड में जगह बना ली है। रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलवी पार्टनर मैथ्यू एडन ने दूसरे राउंड में रोमन सैफुलन और आंद्रे गोलोबेव के रूस और कजाकिस्तान की जोड़ी को शिकस्त दी। रोहन और एडन की छठे सेट याफ्ता जोड़ी ने यह मैच सीधे सेटों में 6-3, 6-3 से जीत लिया। केरल समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में ओणम का त्यौहार 29 अगस्त को शुरू हो गया है। ये त्यौहार बहुत धूम से हर बरस मनाया जाता है। केरल के थ्रिसोर जिले में ओणम की तकरीबात में रिवायती लोक रक्स पलिकाली पेश किया गया, जहां लोगों ने पूरे जोश व खरोश के साथ इस रक्स में हिस्सा लिया। इस दौरान लोग रिवायती मलबूसात में ढोल के साथ भी नजर आए। और अब पेश है मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर